दोस्तों 13 जुलाई 2024 को डोनाल्ड ट्रंप बटलर पेंसिल्वेनिया में एक इलेक्शन रैली पर थे। ट्रंप भी अपनी स्पीच दे रहे थे, तभी ट्रंप के ऊपर अचानक से फायरिंग होती है और उन्हें जान से मारने की कोशिश की जाती है। ट्रंप की किस्मत अच्छी होती है कि शूटर का निशाना चूक जाता है और ट्रंप इस हमले से बच जाते हैं, लेकिन शूटर 4 बार और फायरिंग करता है और 2 लोगों को गोली लगने से बहुत ही सीरियस इंजरी हो जाती है। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिका का पॉलिटिकल माहौल कम्प्लीटली बदल चुका है। लाखों करोड़ों लोग ट्रंप की सपोर्ट में खड़े हो गए। इलॉन मस्क ने तो ट्विटर पर ओपनली ट्रंप को अपना सपोर्ट दिखाया है। इलॉन मस्क ने यह भी कहा है कि मुझे भी पिछले 8 महीनों में 2 बार 2 अलग अलग जगह पर मारने की कोशिश की गई है और आने वाला समय काफी खतरनाक होने वाला है। इस इंसिडेंट के बाद डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला है। लेकिन क्या ये सारी चीजें वैसी ही है जैसी हमें दिखाई जा रही है या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ मकसद है? आज की इस वीडियो में हम इस पूरे इंसिडेंट को डिटेल में एनालाइज करेंगे और इसके पीछे के सच को मैं आपके सामने पूरी तरह एक्सपोज करके रख दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई। Yeah, someone's on top of the roof. Look. Gary is right there. Right there, see him? He's laying down, see him? The FBI says this was an attempted assassination. This shows how strong he is. इस पूरे इंसिडेंट को एक्सपोज करने के लिए हमें हर एक चीज को डिटेल में समझना होगा। ये वो जगह है जहाँ पर पूरी रैली हो रही थी। ट्रंप यहाँ खड़े थे और ट्रंप के चारों तरफ लोग ही लोग थे और ट्रंप पर गोली इस बिल्डिंग से चलाई गई। इसका ये जो रूफटॉप है वो वहाँ से। ट्रंप पर गोली चलने के तुरंत बाद ट्रंप के जो काउंटर स्नाइपर्स थे वो अलर्ट हो जाते हैं और जिस डायरेक्शन से गोली चली उस डायरेक्शन में फायरिंग करना शुरू कर देते और शूटर को मार गिराते। लेकिन ट्रंप पर गोली चलाने वाला आखिर था कौन? क्या वो एक प्रोफेशनल शूटर था या फिर एक प्रोफेशनल स्नाइपर था? क्योंकि अगर आपको दुनिया के सबसे ताकतवर देश के सबसे ताकतवर इंसानों में से किसी एक को मारना है तो आपको कोई प्रोफेशनल इंसान ही चाहिए होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। ट्रंप पर गोली चलाने वाले का नाम है थॉमस मैथ्यू क्रूक्स और इसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा भी कहना है कि इस इंसिडेंट से ठीक पहले थॉमस के पिता ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था क्योंकि उन्हें अपने बेटे की हरकतों पर शक हो गया था। FBI का मानना है कि थॉमस अकेले काम कर रहा था और उसका किसी भी टेररिस्ट ग्रुप से कोई भी लिंक नहीं मिला है। अटैक के पहले एक काउंटर स्नाइपर ने US सीक्रेट सर्विस को एक सस्पिशियस इंडिविजुअल के बारे में अलर्ट किया था जो एक रेंज फाइंडर यूज कर रहा था। ये शूटिंग शुरू होने से लगभग 20 मिनट पहले की बात है। इन्वेस्टिगेटर्स कई थ्योरीज एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्रूक्स अपनी एयर स्टाइल राइफल सीन पर बिना डिटेक्ट हुए कैसे लाए। वो अटैक से पहले के उसके स्टेप्स को रिट्रेस करने पर ध्यान दे रहे ताकि इवेंट्स का सीक्वेंस समझ में आ सके। ऑफिशियल्स ने कहा कि सेमी ऑटोमेटिक राइफल जो गनमैन ने यूज की थी क्रूक्स के फादर ने 2013 में लीगली परचेस की थी। जब गनमैन मिला उसके पास एक रिमोट डेटोनेटर था और उसकी कार में एक्सप्लोसिव्स मिले, पर इस अटैक के पीछे आखिर मोटिव क्या था ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या एक 20 साल का लड़का बिना किसी की हेल्प के अकेले इतना बड़ा प्लान बना सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। मेरे हिसाब से ये एक सोचा समझा पब्लिसिटी स्टंट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इस बात को आप अगले 5 मिनट में समझ जाओगे। अमेरिका के कुछ टॉप लोगों ने इस अटैक को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। यह अटैक होने से कुछ मिनट पहले ही जो बाइडेन ने एक ट्वीट करके असॉल्ट वेपन्स को बैन करने की बात कही थी। यह कोइंसिडेंस कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं है। जो बाइडेन की यह बात कहने के कुछ मिनट बाद ही ट्रंप पर इतना बड़ा अटैक होता है। पर सिर्फ जो बाइडेन ही नहीं, टकर कार्लसन जो कि अमेरिका का एक बहुत ही फेमस जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी इस अटैक को कुछ महीनों पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। उस वक्त टकर की बातों को बेसिस बताया गया था, पर इस सब लोगों की बातों को साइड पर रखकर जो उस वक्त उस जगह लोग मौजूद थे जहाँ ये अटैक हुआ, उन लोगों का भी कहना है कि ऑडियंस में से कुछ लोगों ने गनमैन को पहले ही स्पॉट कर लिया था। उनने ऑफिशियल्स के पास जाकर इस बात की कंप्लेंट भी की और काफी हो हल्ला भी मचाया, पर किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। Yeah, someone's on top of the roof. Look. Gary is right there. Right there, see him? He's laying down, see him? He's laying down. पर चलो इस बात को भी साइड में रख दो। जहाँ पर ट्रंप अपनी स्पीच दे रहे थे वहाँ ट्रंप के चारों तरफ काउंटर स्नाइपर तैनात थे, जिन्हें आप इस वीडियो में क्लियरली देख सकते हैं। और काउंटर स्नाइपर्स का काम ही होता है कि अगर उन्हें कोई सस्पिशियस बंदा गन के साथ दिखाई दे या किसी से किसी भी तरीके का कोई थ्रेट महसूस हो तो उसे सीधे बिना किसी परमिशन के मार गिराए। और ये रूफटॉप
जहाँ से ट्रम्प पर अटैक किया गया वो बिल्कुल ओपन था, लेकिन काउंटर स्नाइपर को गनमैन दिखाई ही नहीं दिया और गोली चलने से ठीक कुछ सेकंड पहले ट्रम्प अपने सर को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और गोली उनके कान को छू कर निकल जाती है और ट्रम्प माइक स्टैंड के पीछे कुछ सेकंड के लिए छुप जाते हैं। गनमैन इसके बाद 4 गोलियां और चलाता है और जैसा मैंने आपको पहले बताया 2 गोलियां लगने से 2 लोग बहुत ही सीरियस वे में जख्मी हो जाते हैं और एक ही जगह पर ही मौत हो जाती है। पर फाइनली काउंटर स्नाइपर गनमैन को स्पॉट कर लेते हैं और उस डायरेक्शन में फायरिंग करना शुरू करते हैं और अटैकर को मार गिराते हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी ट्रम्प को वहां से ले जाने लगती है और इसी बीच ट्रम्प अपना ये आइकॉनिक पोज मारते हैं। अब ये इमेज एक आइकॉनिक इमेज बन चुकी है। इतने सारे इत्तेफाक एक ही दिन में और एक ही टाइम पर कैसे हो सकते हैं, ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है और मैं देखकर काफी ज्यादा हैरान हूँ कि किसी पर जानलेवा अटैक किया गया और गोली लिटरली उसके कान को छू कर निकली है। उसके बावजूद भी वो बंदा कुछ सेकंड्स में खड़ा होकर ऐसा पोज मारता है और लोगों से कहता है फाइट बैक। अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ट्रम्प आपको अच्छा लगता है या फिर बुरा, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कोई एक पब्लिसिटी स्टंट था या फिर सीरियसली ट्रम्प पर कोई डेंजरस थ्रेट था। इस इंसिडेंट का अमेरिका के आने वाले इलेक्शंस पर एक बहुत ही भारी इम्पैक्ट होने वाला है। पर इतने सारे इत्तेफाक को देखते हुए मैं ये क्लियरली कह सकता हूँ कि ये एक सोचा समझा वेल प्लान्ड पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि ऐसे इवेंट्स पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट होती है। हर एक इंसान की चेकिंग की जाती है और हर एक चीज़ को प्रॉपरली स्कैन किया जाता है। तो ऐसे इवेंट पर बिना किसी की हेल्प के एक असॉल्ट राइफल ले जाना लगभग नामुमकिन है। एक असॉल्ट राइफल का वेट कम से कम 5 kg होता है और उसकी हाइट 40 इंच के आसपास होती है। वो कोई पिस्टल नहीं है जिससे आप किसी तरह छुपाकर ऐसे इवेंट पर ले जा सकते हो। बाकी आप अपनी राय मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। इस अटैक के बाद सिर्फ अमेरिका के नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग अब ट्रम्प के साथ खड़े हो चुके हैं। दुनिया के कई बड़े पॉलिटिशियंस और कई बड़े लीडर्स ने इस अटैक की कड़े शब्दों में निंदा की है। यहाँ तक कि जो बाइडेन ने खुद कहा है कि ऐसे वायलेंस के लिए डेमोक्रेसी में कोई जगह नहीं है। ट्रम्प अब एक हीरो नहीं बल्कि एक सुपर हीरो बन चुके हैं। अमेरिका के वो लोग जो अब तक कंफ्यूज थे कि वोट किसे दिया जाए, जो बाइडेन या फिर ट्रम्प, तो उन्हें भी एक क्लियर विजन मिल चुका है कि वो अपना वोट किसे देंगे। इस अटैक के बाद ट्रम्प के लिए एक सिंपैथी की लहर आने वाली है और ट्रम्प के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले। लेकिन एक 20 साल के लड़के में असॉल्ट राइफल चलाने की हिम्मत आखिर आई कैसे? तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है अमेरिका का गन लॉ। गन लॉज अमेरिका में काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। अमेरिका में 3 में से 1 आदमी के पास कोई ना कोई गन जरूर होती है। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के 2nd अमेंडमेंट एक्ट में अमेरिका के लोगों को राइट टू बियर आर्म्स यानी गन्स रखने का हक दिया हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन कुछ 300 मिलियंस के अराउंड थी, जबकि 2018 में अमेरिका में 390 मिलियंस गन्स थी। आप अमेरिका को मिर्जापुर का मॉडर्नाइज वर्जन भी कह सकते हो। यहाँ पर इंसानों से ज्यादा गन्स अवेलेबल है। गन वायलेंस यूएस में एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। इसी गन वायलेंस के चलते 2021 में 48,000 से ज्यादा लोगों की मौत यूएस में हो चुकी है। ये जो चार्ट आप अभी देख रहे हो उसमें आप देख सकते हो कि अमेरिका में गन वायलेंस साल दर साल बढ़ता चला गया है। आप सभी लोग जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो, इवन मैं भी, हम में से हर एक ने रियल लाइफ में शायद ही अभी तक कोई गन देखी होगी, और देखी भी होगी तो फिल्मों में ही देखी होगी। पर अमेरिका के बच्चे बहुत ही बचपन से ही गन से रूबरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके घर में सिर्फ शो ऑफ करने के लिए गन खरीद कर रख दी जाती है। अमेरिका में ऐसे कई केसेस कई बार देखने को मिले हैं जिनमें 10 से 15 साल के बच्चों ने स्कूल में फायरिंग करके अपने क्लासमेट्स या फिर अपने टीचर्स को ही इंजर कर दिया हो। ईटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में अमेरिका में स्कूल के अंदर गन फायरिंग के 117 केस देखने को मिले, जिसमें से 32 लोगों की तो जगह पर ही जान चली गई और 65 लोग इंजर हुए। तो एक ऐसा देश जहाँ पर 10 से 15 साल के बच्चे स्कूल में ही शूटिंग कर रहे हो, वहाँ एक 20 साल के लड़के की गन पकड़ना और उस गन को फायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब फायरिंग इस देश के सबसे ताकतवर इंसानों में से किसी एक पर हो तो ये काम बिना किसी अंदर के आदमी के हेल्प के नहीं हो सकता। एक थ्योरी इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है कि थॉमस क्रूक ने यह अटैक गवर्नमेंट को एक इनडायरेक्ट मैसेज देने के लिए किया था। थ्योरी के मुताबिक थॉमस ये कहना चाहता था कि अमेरिका में गन वायलेंस को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कानून लाने चाहिए, वरना ऐसे अटैक होते ही रहेंगे। ट्रम्प रिपब्लिकन पार्टी के है, वही जो बाइडेन डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिकन पार्टी यानी ट्रम्प गन वायलेंस को लेकर बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, वहीं पर डेमोक्रेट
यानी कि जो बाइडन गन वायलेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो इसका मतलब जो गन वायलेंस को लेकर रिलैक्स है उन्हीं के ऊपर जानलेवा अटैक किया गया है। तो इस हिसाब से ये जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं एकदम फिट बैठती है। लेकिन जो भी हो, इस अटैक के बाद ट्रम्प का जीतना पक्का हो चुका है। लेकिन इस इंसिडेंट से अमेरिका का दोगलापन भी साफ दिखाई देता है। जब मणिपुर में दंगे हुए थे तो अमेरिका ने अपनी नाक बीच में अड़ाते हुए कहा था कि यह तो डेमोक्रेसी की हत्या है। जब एक एक करके इलेक्शन के टाइम पर हमारे नेताओं को जेल में डाला जा रहा था तब भी अमेरिका ने ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था। लेकिन ये सिर्फ हमारे देश के साथ नहीं दोस्तों, दुनिया की किसी भी कंट्री में जब भी कुछ होता है तो अमेरिका उसमें अपनी नाक जरूर अड़ाता है और कोई ना कोई कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जरूर देता है जिससे उस देश को नीचा दिखाया जा सके। लेकिन जब अमेरिका से उसके अंदर होने वाले गन वायलेंस के बारे में पूछा जाता है तो अमेरिका कहता है ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। अरे भाई, मणिपुर रिलेक्शन ये भी तो हमारे देश का अंदरूनी मामला है। अमेरिका एक दोगला देश है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रम्प के ऊपर हुई इस हमले की पूरी सच्चाई आपके सामने आ चुकी होगी। लेकिन मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ, तो कमेंट करके मुझे इस मामले में अपनी राय ज़रूर बताना। और आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगा और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और इस वीडियो को अपने किसी एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।